गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पाइन देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 39 जो भूगोल की होगी, और इसमें हम स्थलमंडल, जलमंडल या फिर ज्वालामुखी या चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल। विश्व भूगोल में वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। देखना, वायुमंडल के बारे में हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, और इसमें स्पेशली ज्वालामुखी और चट्टानों के बारे में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी 3 भागों में, इसमें 3 स्तर में होती है ना। तो ये सब बहुत ही एक डीपली इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखना, स्थलमंडल या वायुमंडल। अगर हम पृथ्वी की जो संरचना है, इसको एक हम कट लगाते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं हम पृथ्वी की एक संरचना का, तो ये 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे इसको। देखना, 3 भाग कैसे होंगे, ये इस टाइप से 3 भाग हो जाएंगे ऐसे। तो ऊपर के भाग को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट। नीचे के भाग को फिर मेंटल, ये दूसरा भाग होगा। ये पहला भाग होगा क्रस्ट, इसमें चित्र में कम दिखाया गया है। और तीसरा भाग हो जाएगा फिर कोर, ये तीसरा भाग। यहाँ से आप समझिए, इसमें पहला भाग को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट, CRUST, हिंदी में भूपर्ष्टी। ये क्या हो जाएगा, भूपर्ष्टी। दूसरे भाग को मेंटल, ये मेंटल है ना, ये मेंटल वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं मेंटल, ये दूसरा है। और तीसरा कोर, ये कोर हो जाएगा, हिंदी में इसको क्रोड, ये हिंदी में क्रोड कहा जाएगा। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, भूपर्ष्टी, मेंटल और क्रोड। इंग्लिश में कहेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये 3 हो जाएंगी। देखना, डायग्राम में दिखाया गया जो ऊपर की परत है इतनी, ये सब क्या हो जाएगी, ये तो होगी क्या, क्रस्ट। यानी कि हम कहाँ पर रहते हैं, क्रस्ट पर रहते हैं हम, क्रस्ट के ऊपर। उसके बाद की हो जाएगी फिर मेंटल, और सबसे जो अंदर की होगी ये कोर हो जाएगी। तो कोर, इसके क्रस्ट की मोटाई या थिकनेस कितनी दी गई है, इसमें 100 किलोमीटर लिखा है, 100 नहीं, ये होती है 35 किलोमीटर गहराई तक। ये तो 35 किलोमीटर। मेंटल की होती है फिर 2900 किलोमीटर, 2900 ये किलोमीटर्स की। और कोर की हो जाएगी फिर बाद में, अगर हम सरफेस से लेते हैं ऊपर से और नीचे तक, ये 6370 या 71 किलोमीटर गहराई पर हो जाएगी। यानी कि इसके फिर 3 भाग दिखाए गए हैं। तो कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर इसमें भी लेयर्स होती हैं, इनकी सीमा रेखा को क्या कहते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। देखिएगा आप, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, भूपर्ष्टी। भूपर्ष्टी का मतलब क्रस्ट, CRUST। तो इसमें जो 3 लेयर्स दिखाई गई, पहले वाले को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, मेंटल, इसे मेंटल। और तीसरे वाले का नाम हो जाएगा कोर या इसे क्रोड। और किसकी, पहले की जो गहराई होगी, यानी कि यहाँ से थिकनेस, इसकी मोटाई, ये हो जाएगी 35 किलोमीटर। और दूसरे की हो जाएगी ये ऊपर से और यहाँ तक कितनी, 2900 किलोमीटर, 29। अगर हम कहें कि मेंटल की मोटाई कितनी है, तो 35 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 2900 माइनस 35 यानी कि 1865 किलोमीटर की। और अगर तीसरे की हम निकालते हैं कोर तक, तो कोर की ऊपर से आ जाएगी, यानी कि सरफेस जहाँ पर हम रहते हैं और नीचे तक की, ये 6370 या 71 इतने किलोमीटर होती है। इसमें जो 2 लेयर भी होंगी, यानी कि जो दिखाया गया है यहाँ पर मेजेंटा कलर में, ये क्या हो जाएगी, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो क्रस्ट और मेंटल को मिलाने वाली सीमा रेखा, इसको असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, महोर्बिक। महोर्बिक, महोर्बिक जो डिसकंटिन्यूटी होगी, ये किस किस को जोड़ती है, ये मेंटल को और क्रस्ट को और मेंटल को जोड़ती है। और एक मेंटल को और क्रोड को जो, यानी कि कोर को जोड़ेगी, इसका नाम होगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। तो क्वेश्चन आया हो कि गुटेनबर्ग क्या है, जो मेंटल को और कोर को आपस में जोड़ती है, इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो क्रस्ट को और मेंटल को जोड़ती है, महोर्बिक डिसकंटिन्यूटी। इसमें एक में सियोल पाया जाता है, फिर सीमा, फिर निफे। इनकी 3 स्ट्रक्चर होंगी, अलग अलग इसमें तत्व पाए जाते हैं, यानी कि किसकी प्रधानता रहेगी, किसकी अधिकता रहेगी। आगे चर्चा करते हैं। पृथ्वी की भूपर्ष्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसको आप शॉर्ट में याद रखिए, ओसाफ है ना, जैसे OSAF, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सिलिकॉन, A फॉर एल्युमिनियम और F फॉर फेरस है ना। ओसाफ, ओसाफ के नाम से याद रखिएगा, OSAF। पृथ्वी पर सबसे अधिक ये पाया जाएगा। लेकिन अगर लेयर अलग अलग आते हैं कि किसमें क्या अधिक पाया जाएगा, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी किससे, सियोल से। सियोल और सीमा और निफे है ना। सियोल किस में पाया जाता है, क्रस्ट, CRUST। क्रस्ट में तो सियोल, SI
और Al, Si से मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियोल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा की क्या हो जाएगी, SiMa, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और निफे से क्या बनता है, NeFe, निफे से NiFe, निकेल और फेरस। निफे की फुल फॉर्म क्या हुई, निकेल और फेरस। सियोल की क्या हो जाएगी, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा की क्या होगी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो पहली जो परत है इसमें तो पाया जाता है सियोल, मेंटल में पाया जाता है सीमा, और तीसरा जो कोर है, कोर में पाया जाता है निफे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति किस में निहित होती है, वो कोर में होती है। आगे देखिएगा, पृथ्वी का सियोल बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम को, आपको बताया SI और Al से। तो SI से क्या बनता है, सिलिकॉन, Al से बनता है एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की ये फुल फॉर्म होती है। आगे देखिएगा, आगे इसमें पृथ्वी का सीमा किसका बना होता है, सीमा फॉर SiMa, SI और कैपिटल में Ma। SI से मतलब सिलिकॉन, Ma से मतलब मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये किस में पाया जाएगा, यानी कि पृथ्वी का जो मेंटल भाग होता है, MENTL। दूसरा जो भाग है पृथ्वी तल से गहराई में, अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का क्रोड, पृथ्वी का क्रोड किसका बना होगा, निफे का, है ना, NiFe। तो निफे मतलब Ni से निकिल और Fe से मतलब फेरस, ये बनता है फेरस उससे। तो निकिल और फेरस, फेरस का मतलब लोहा, है ना, फोरस लिख दिया, ये फेरस है ना, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो ऊपर का भाग क्या होता है, इतना है, ये तो क्रस्ट होगा भाग। दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा यहाँ तक मेंटल हो जाएगा, और जो तीसरा भाग है ये क्रोड कहलाता है ना। फिर से अच्छे से समझिए आप इसको। पहला भाग क्या होगा, क्रस्ट। तो क्रस्ट की मोटाई कितनी है, जैसे हम पृथ्वी तल पर ऊपर रहते हैं हम, तो यहाँ पर रहेंगे क्रस्ट पर। इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, डेप्थ है, गहराई, ये होती है 35 किलोमीटर तक। तो 35 किलोमीटर गहराई तक। और जो मेंटल भाग होता है ये ऊपर से ही और नीचे तक, ये ऊपर से और यहाँ तक, ये होता है 2900 किलोमीटर गहराई का, 2900 किलोमीटर्स में, है ना। और जो तीसरा भाग आउटर हो जाएगा, ये ऊपर से और नीचे तक अगर गहराई हम कोर तक देखते हैं यहाँ तक, ये हो जाएगा कितना, 6371 या 70 किलोमीटर का होगा। ये किसकी गहराई है, कोर की हो जाएगी, है ना। ये देखना, शायद पिछली बार आपको 3731 बताया था, ये 6371 है ना, 7 इधर है और 3 इधर, मिसप्रिंट हो जाती है। तो ये 3 भाग होते हैं। अच्छा, जो इसमें क्रस्ट को और मेंटल को भाग को मिलाने वाली सीमा रेखा को हम क्या कहेंगे, महोर्बिक, महोर्बिक सीमा रेखा या असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, महोर्बिक। ये तो क्या हो जाएगी, महोर्बिक। और जो मेंटल को और कोर को मिलाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगी गुटेनबर्ग। क्या नाम, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ठीक से नोट कीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। गुटेनबर्ग और महोर्बिक क्या है, किस किस को मिलाती है। ओवरऑल इसमें हमारे क्रस्ट में क्या पाया जाएगा, सीमा, ये सियोल, SiAl। और मेंटल में क्या पाया जाएगा, सीमा, SiMa। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और आउटर में जो इसके अंदर के कोर का पाया जाएगा, कोर में निफे, NiFe। निफे का मतलब निकिल और फेरस, है ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है इसकी। आगे देखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है ना, एवरेज डेंसिटी। औसत घनत्व से मीनिंग क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी का अगर एक मिट्टी का हम टुकड़ा लेते हैं कि उसका ओवरऑल घनत्व कितना है। अगर हमने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर हमने ये लिया है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करते हैं तो इसका जो वजन होगा, इसका वजन कितना निकलेगा, 5.5 ग्राम निकलेगा, है ना। ये अगर हमने मिट्टी का टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का लिया, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो औसत डेंसिटी कितनी है, वजन कितना है हमारी मिट्टी का, कि 5.5। सभी घरों में सबसे अधिक है 5.5, है ना। जितने भी घर हैं सबसे अधिक औसत घनत्व पृथ्वी का। आगे देखिएगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर प्रति की गहराई से तापक्रम कितना बढ़ता है। अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं कहीं पर, चाहे क्रस्ट से हम स्टार्ट करते हैं और कोर तक पहुंचते हैं, तो 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। क्योंकि अंदर जो कोर का तापमान है ये लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कोर का तापमान होता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक टूटा हुआ भाग माना गया है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के ऊपर अगर हम उसमें जाते हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल की भी 5 लेयर होती हैं, जिसमें पहली क्या होती है, क्षोभ मंडल। अगर हम क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फीयर में 167 मीटर ऊपर बढ़ते हैं तो इसमें तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है और हमारी पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता है ना। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा आप, ये नोट करते रहिए। और साथ साथ अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत यानी कि लिक्विफाइड सेल कहलाता है मैग्मा। जो पृथ्वी से निकलता है यानी कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो क्या निकलता है बाहर, मैग्मा। और मैग्मा ही क्या बनाता है, फिर चट्टाने बनाता है। देखना मैग्मा और लावा एक ही चीज़ है, मैग्मा और लावा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है मेंटल भाग में तो जो बाहर निकलता है, अगर वो बाहर निकल जाता है क्रस्ट से बाहर तो क्या कहलाएगा, लावा। और अगर वो अंदर ही जमा हो जाता है तब मैग्मा होता है। यानी कि जो अर्धतल पदार्थ निकलेगा वो या तो मैग्मा है या लावा है। अगर वो बाहर निकलता है तो लावा, अंदर है तो मैग्मा। आगे देखिएगा, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एस्थ्योस्फीयर, है ना। बाह्य भित्ति पृथ्वी होगी, जैसे क्रस्ट का कुछ भाग एस्थ्योस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये प्लेटें होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड है ना अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पर होगा, साउथ पोल पर। जैसे देखिएगा, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है, नेपाल में। नेपाल, माउंट एवरेस्ट दिखाया गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर, कहीं पर ये 50 भी लिखा हुआ है ना, 8,850 किलोमीटर। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सागरमाथा। सागरमाथा इसका नेपाल में, ये एक ब्रिटिश सर्वेयर हुआ करते थे, पर्यवेक्षक, उनका नाम एवरेस्ट था, है ना। उनके नाम पर ही माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था, जो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है और पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला स्थान। क्वेश्चन ये आता है कि पर्वतों की या पहाड़ों की ऊंचाई हम किससे नापते हैं, है ना। एक होता है हिप्सोमीटर या हाइपोमीटर, है ना। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर से ऊंचाई नापते हैं किसी उच्च स्थान की। और जो समुद्र तल को जीरो लेवल मानकर, देखना जो समुद्र तल का जीरो लेवल माना गया भारत में, ये कन्याकुमारी में माना गया, उसको डेंटम लाइन कहते हैं। डेंटम लाइन, डेंटम लाइन से हम किसी स्थान की ऊंचाई नापते हैं, पहाड़ की या पर्वत की ऊंचाई। पहाड़ अलग होता है, पर्वत अलग। तो पर्वत जो होता है उसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर। और उसमें 2 शार्प एज होने चाहिए, जैसे तिरुक किनारे, ये दिखाए गए हैं चित्र में। ये क्या है, इसके तिरुक किनारे। और उसमें 300 मीटर की दूरी से वो विजिबल होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी कितनी दिखाई देना चाहिए, 300 मीटर की दूरी पर। तो ये क्या हो जाएंगे, माउंटेन यानी कि पर्वत। अगर ये नहीं तो पहाड़ हो जाएंगे। तो पहाड़ और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है कि पर्वत वो होंगे जिनकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर होती है। आगे देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई वाला स्थान कौन सा है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशियन में। एक पैसिफिक ओशियन में सबसे गहराई वाला स्थान। गहराई कितनी है, ये 11,776 मीटर। इतने ये गहरा है, इतने मीटर में, यानी कि कहिए 11 किलोमीटर। मेरियाना गर्त ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है। और सबसे ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आए हुए हैं। क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेगमाइट, डायोराइट, ग्रेबो, है ना, ये किसके उदाहरण है। ये गलत लिखा गया। ये उदाहरण किसके हैं, आग्नेय चट्टानों के। देखना चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें दरअसल क्या होती हैं, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है यहाँ से, तो इससे जो निर्मित आकृतियाँ बनती है वो क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, यानी कि रॉक्स होती हैं। ये 3 प्रकार की होंगी। तो पहली होती है आग्नेय चट्टानें, आग्नेय, फिर कायांतरित चट्टानें, कायांतरित, और फिर होती है एक अवसादी प्रकार की चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों में इग्नियस रॉक्स के ये उदाहरण है, ग्रेनाइट। और इन्हीं से सोना, चांदी, हीरा, तांबा, है ना, ये सब निकाले जाते हैं। यानी कि जो भी कठोर धातु होगी वो सब इससे निकाली जाती है। आगे देखिएगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा या लावा के जमने से। देखना जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से मैग्मा, अगर अंदर जमा है तो मैग्मा होता है, बाहर निकलता है तो लावा। तो लावा के जमा होने से, है ना, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ऐसे यहाँ पर जो ये जमा हो जाएगा लावा, इससे चट्टानें बनती हैं। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या है इसमें, बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा में होता है क्या, लोहा होता है। बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टान है ये आग्नेय चट्टान ही होती हैं। इनमें क्या, लोहा पाया जाता है। तो लोहा, है ना, ये हो जाएगा जैसे चांदी, सोना, है ना, तांबा, जितनी भी कठोर धातुएं होती हैं ये सब किस में पाई जाएंगी, ये बेसाल्ट प्रकार की या कहिए आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती है। तो 3 प्रकार की चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री होती है और मेटामॉर्फिक होती है। तो इग्नियस में कौन सी आ जाएंगी, जो कठोर धातु होती हैं। और इसमें अवसादी में आ जाएंगे कोयला और डोलोमाइट की, नमक की पहाड़ियाँ जैसे होती हैं। और एक उसमें
ये पेट्रोलियम पाया जाएगा। आगे देखते हैं, काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें, यानी कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इन्हीं से काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। आगे देखिएगा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट, है ना, कंग्लोमरेट, कोयला उदाहरण किसके? अवसादी चट्टानों के। अवसादी को हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होंगी ये परत दर परत होती हैं, जैसे दिखाया गया चित्र में, एक के ऊपर एक ऐसे परत आ रही है ना, ये सब क्या है? परत। तो अवसादी में क्या पाया जाता है? एक तो इनमें पाया जाएगा पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम, और एक इसमें खड़िया होती है, जैसे खड़िया, और एक आ जाएगा डोलोमाइट, डोलोमाइट, और एक नमक हो जाएगा, नमक, और इसी में कोयला भी पाया जाता है। ये कोयले की पहाड़ियाँ यही होंगी। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? अवसादी प्रकार की चट्टानों के, यानी कि सेडिमेंट्री के। आगे देखिएगा, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है आग्नेय और अवसादी चट्टानों में। जब ये आग्नेय और अवसादी चट्टानें परिवर्तित होती हैं तो कायांतरित चट्टानें बनती हैं, जैसे इसमें ग्रेफाइट बनता है, और ये जिप्सम वो होता है एक नाइस जो टेल्कम पाउडर बनाते हैं, है ना, और स्लेट होती है इसका उदाहरण। आगे देखिए, बेसाल्ट से सिल्ट या ग्रेनाइट से नाइस बनता है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से। जब आग्नेयस इग्नियस रॉक्स का रूपांतरण होता है तो इस प्रकार की चट्टानें बनती है, जैसे नाइस बनता है, ये भी एक पत्थर का नाम होता है। आगे देखिएगा आप, बालू पत्थर से क्वार्टरजाइट, सेल से स्लेट, कोयले से हीरा और ग्रेनाइट, चूना पत्थर से संगमरमर, ये किसके उदाहरण होते हैं? परतदार चट्टानों के रूपांतरण में, है ना। ये रूपांतरण इनका यानी कि वो चेंज हो जाते हैं। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा होता है? लीबिया के अजीजिया नामक स्थान, ये लीबिया का दिया गया है। तो यहाँ का जो तापमान होता है, करीब ये तापमान हो जाता है यहाँ पर 75 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जैसे हमारे यहाँ का तापमान होता है ना कि गर्मी के मौसम में ये 42 45 तक पहुँच जाता है, 48 तक, तो हालत ख़राब हो जाती है उसी में। और अल अजीजिया जो स्थान है लीबिया का, ये हमारी पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान, यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होती है। ऐसे ही बरखोयांश में सबसे अधिक ठंडा स्थान भी होता है। देखना क्वेश्चन है आगे, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान वाला स्थान बरखोयांश, ये पूर्वी साइबेरिया स्थान पर है, यानी कि आ जाएगा पूर्वी साइबेरिया रूस में। ये रूस का एक राज्य पड़ता है साइबेरिया, रूस में। तो रूस का स्थान कौन सा है? बरखोयांश। यहाँ पर माइनस में तापमान होता है, -70 या 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो -72 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कितना होता है? प्लस में 75 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। दोनों के तापमान में ये देखिएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अल अजीजिया ये विश्व का सबसे गर्म स्थान, और साइबेरिया बरखोयांश ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान होता है ना। आगे देखिएगा, तो इन्हें आप नोट करते रहिए साथ साथ, और फिर रिवीजन करते रहेंगे तो ये याद रहेगा आपके। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है पूर्वी साइबेरिया के बरखोयांश, है ना। तो बरखोयांश क्या हो जाएगा? सबसे शीत, यहाँ पर अधिक ठंड है, तो इसी का एक मॉडिफाइड है। आगे इसमें अगला क्वेश्चन, पवनें चलती हैं, जो हवाएं होंगी विंड्स, ये चलती हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, है ना। जहाँ पर वायु एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उससे कम की तरफ चलती हैं जी। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर, या तो क्रेटर या कंडेरा। देखना है, ज्वालामुखी दिखाया गया वोल्केनो, तो वोल्केनो का जो मुख होगा ऊपर का, जहाँ से ये धुआं या लावा जो निकलेगा, इसको हम क्या कहेंगे? चित्र में आप देखिएगा ध्यान से, इसे कहा जाएगा क्रेटर। ये चीज़ क्या? क्रेटर, जहाँ से इसमें ये गुबार निकलेगा अंदर से जैसे होगा, इसको क्रेटर या कंडेरा कहा जाएगा, है ना। या तो क्रेटर या कंडेरा। अगर ये मुख बहुत बड़ा हो जाता है तब इसको कंडेरा हम कहते हैं। तो आगे इसमें, क्रेटर का आकार बड़ा हो जाने पर उसे क्या कहा जाता है? तो कंडेरा कहा जाता है। तो अगर मुख छोटा है तो क्रेटर, मुख बड़ा है तो कंडेरा हो जाएगा। आगे देखिएगा, ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला द्रवित पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। देखना, ये तो मैग्मा या लावा कहेंगे। अगर वो पदार्थ बाहर निकलता है अब वो लावा हो जाएगा, और अगर वो अंदर ही जमा होता है क्रस्ट में जैसे, तो मैग्मा हो जाए। तो मैग्मा और लावा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि इससे जो तरल पदार्थ निकलेगा क्या हो जाएगा? लावा होगा। इससे ही फिर चट्टानें निर्मित होती हैं, जो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, और चट्टानों में खनिज पदार्थ हुआ करता है, खनिज पदार्थ, मिनरल्स होंगे इसमें। आगे,
इटली का एटना और इस्तांबुल किसके उदाहरण हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के। देखना जो ज्वालामुखी होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय और डेड होते हैं मृत ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो, इनएक्टिव वोल्केनो और डेड वोल्केनो, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो इटली में तीन ज्वालामुखी, एटना, इस्तांबुल और एक यहाँ पर विसुवियस हो जाएगा, है ना। इस्तांबुल को भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। इसकी एक टेबल है, अभी आगे आएगी एक स्लाइड। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? इस्तांबुली। ये इसलिए है जो यहाँ पर ये सागर एक दिखाया गया है, तो सागर में कभी यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट, कभी यहाँ पर होता रहता, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता रहता है। तो इस्तांबुली जो ज्वालामुखी है जो विभिन्न स्थानों पर होता है, इसलिए इसे प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, लाइट हाउस कहते हैं। आगे देखिएगा, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। देखना जो ज्वालामुखी हैं विश्व के, तो इसमें कुछ एक्टिव और इनएक्टिव भी बताए गए हैं, इसको देखिएगा। जैसे माउंट कोटापेक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटापेक्सी जो सक्रिय ज्वालामुखी, इक्वाडोर। इक्वाडोर किसका? दक्षिणी अमेरिका का एक द्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर, जहाँ की राजधानी कराकस है। तो यहाँ पर एक माउंटेन है, यानी कि कोटापेक्सी के नाम से ज्वालामुखी। माउंट इसलिए नाम में लगा देते हैं, माउंट मीन्स माउंटेन, यानी कि पहाड़ों में ही होते हैं ज़्यादातर। तो इक्वाडोर में विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी। आगे दिया गया माउंट एटना, सक्रिय ज्वालामुखी इटली में पाया जाता है, माउंट एटना, है ना। ये जो इसमें चित्र दिखाया गया है ये किसका है? कोटापेक्सी का है, जो इक्वाडोर में है ना। ये जागृत ज्वालामुखी, ये सबसे बड़ा है विश्व का, कोटापेक्सी। वैसे तो इसमें हवाई द्वीप में आएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, मोना लोआ में, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। आगे देखिएगा, इस्तांबुल, कहाँ है इस्तांबुल? इटली में। आगे विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी इटली में। तो इटली में कितने हुए? 3 ज्वालामुखी हुए। आगे देखिएगा, डेम बांध, डेम बांध एक शांत ज्वालामुखी जो ईरान में है, और एक कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान ये किस में? ईरान में। तो ईरान में कितने हुए? 2। ऐसे संख्या में याद किया कीजिए हर चीज़ को, उससे फिर माइंड पर ज़्यादा प्रेशर होता है और लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं चीज़ें। एक है फ्यूजियाना, फ्यूजियाना कहाँ पर है? जापान में, है ना। आगे एक मोनालोआ, मोनालोआ किसका? इनएक्टिव का उदाहरण है। ये कहाँ? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप अमेरिका का एक राज्य है, हवाई द्वीप, जहाँ पर होनोलुलु भी है। जापान ने जैसे 1941 में जहाँ पर बम गिराया था, ये इसी के ऊपर गिरा था, हवाई द्वीप के। हवाई द्वीप वहाँ का एक राज्य है। हवाई चप्पल भी सबसे पहले इसी में बनी थी, इसलिए हवाई चप्पल का नाम हवाई होता है। ये हवाई द्वीप में पहनी गई थी सबसे पहले, हल्की लकड़ी से बनाई गई थी वो। अच्छा जी, तो मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी। आगे देखिएगा, एक इसमें किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ? तंजानिया में। तंजानिया का मतलब अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर तंजानिया है, जिसकी राजधानी डोडोमा है, इसमें पाया जाएगा। कटमई, ये अलास्का में होगा, कटमई ज्वालामुखी, है ना। एलब्रूज ज्वालामुखी जॉर्जिया में है ना। तो ऐसे इनको आप टेबल वाइज ऐसे याद रखिएगा। माउंट रेनियर अमेरिका में, रेनियर के नाम से, है ना। तो अमेरिका में कितने हुए? एक तो हवाई द्वीप वाला और ये 4, ये हो जाएंगे, तो ये अमेरिका में। आगे चिम्बारेजी, चिम्बारेजी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। ये भी उसका एक बड़ी ज्वालामुखी में आता है। वैसे सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी है। पोप ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में, यानी कि बर्मा, ये कहाँ जाएगा? बर्मा में। माउंट ताल, ताल कहाँ पर है? फिलीपींस में, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस। ओल्ड फेथफुल ज्वालामुखी और टेम्बोरा, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में, टेम्बोरा सॉरी। कैमरून, कैमरून कहाँ? पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और भारत में कौन कौन से हैं? एक तो भारत में आ जाएगा ये बैरन और नारकोडम, बैरन और नारकोडम। भारत में कौन से? बैरन और नारकोडम, नारकोडम। ये कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। तो ये 2 ज्वालामुखी आपको ये याद करने हैं, ये इंडिया में है, ये भारत के है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, दोनों टेबल ये, इससे आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना है पूरी पूरी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जापान का फ्यूजियाना, इटली का विसुवियस किसका उदाहरण है? सुसुप्त ज्वालामुखी का, इनएक्टिव का। इनएक्टिव में वोल्केनो कभी कभी होते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, ये बैरम लिखा गया, बैरम, है ना। एक तो बैरन ज्वालामुखी और एक कौन सा है यहाँ पर? ये आ जाएगा इसमें नारकोडम। बैरन और नारकोडम कहाँ है? बैरन, ये बैरन दिखाया गया है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, ये अंडमान निकोबार में है। आगे देखिएगा आप, पृथ्वी का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को, वोल्केनो को।
वोल्केनोज क्या होते हैं, सुरक्षा, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो गैसेज होती हैं भरी हुई या और भी कुछ भी ऐसे लावा या मैग्मा हो सकता है, ये ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है, वरना तेज भूकंप आ सकता है अगर ये नहीं होंगे, इसलिए इनको सुरक्षा वाल या सेफ्टी वाल भी कहा गया है। आगे क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश पाए जाते हैं प्रशांत महासागर की तटीय भाग में, जो प्रशांत पैसिफिक ओशियन होगा इसके तटीय भाग में होते हैं, इसलिए इसको फायर रिंग्स भी बोलते हैं, फायर रिंग्स, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं विस्फोट होता रहता है। तो फायर रिंग्स किसे कहेंगे हम, ये प्रशांत महासागर को। आगे प्रशांत महासागर की परिमेखला को क्या कहते हैं, है ना, अग्निवल, ये अग्नि लिखा हुआ है, अग्निवलय, अग्निवलय फायर रिंग्स है ना हिंदी में, ये इंग्लिश में फायर रिंग्स कहेंगे। आगे देखिएगा आप, किसी ज्ञात या अज्ञात बल के आगम से होने वाला कंपन क्या कहलाता है, भूकंप के कारण से, है ना, बल के जो कारण होता है इसके क्या होता है, इससे भूकंप आएंगे, यानी कि सेस्मिक वेव जो मेंटल भाग के अंदर होता रहता है, मेंटल पृथ्वी का जो भाग है अंदर का वो मेंटल, उसमें भूकंप जनित होता है वहाँ पर। आगे भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है या अनुभव किया जाता है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। देखना जो पृथ्वी की आपको पता है ना कि 3 स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे पृथ्वी के हम कोई भाग लेते हैं, ये लिया मतलब हमने पृथ्वी का एक टुकड़ा लिया, पहले भाग को क्रस्ट, दूसरे को मेंटल और तीसरे को हम कोर कहते हैं। ये तो क्या हुई क्रस्ट और ये मेंटल। तो मेंटल में प्लेट जो एक दूसरे की तरफ खिसकती रहती है, यहाँ पर ओरिजिन होता है और इससे जो लावा या मैग्मा बाहर निकलेगा ये सेस्मिक तरंगें होती हैं। ये जहाँ सबसे पहले हमें महसूस होती हैं इसको ईपी सेंटर, इंग्लिश में ईपी सेंटर, और जहाँ पर ये भूकंप बनते हैं इसके हाइपो सेंटर, HYPO, हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर और ईपी सेंटर याद रखिएगा। ईपी सेंटर को हिंदी में अधिकेंद्र, जहाँ हमें कोई भूकंप सबसे पहले महसूस होता है ईपी सेंटर, और जहाँ से बनता है मेंटल भाग में हाइपो सेंटर। आगे देखिएगा, ये भूकंप दिखा गया है, यानी कि सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ। और आलेख जो हम तैयार करते हैं वो होता है फिर रिएक्टर स्केल पर, ये दिखा गया है। क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर, है ना, 1935 में इसकी खोज हुई थी। देखना रिएक्टर स्केल पर जो ऊंचाई इसकी होती है ये 9 होती है ना। तो ये रिएक्टर स्केल दिखाया गया इस पर कि कितना तेज भूकंप आया है। जैसे 5 तक सामान्य होते हैं, अगर 5 रीडिंग तक आते हैं इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल पर कितने चिन्ह अंकित होते हैं, 9। लेकिन जैसे जापान में फुकुशिमा में आया था 2012 में सुनामी, वहाँ पर 3 अंक और बढ़ाए गए थे, तो इसमें 9 तक होते हैं वैसे मैक्सिमम। और अगर एक रीडिंग बढ़ती है, यानी कि रीडिंग अगर 5 का भूकंप आया और वो बाई चांस 6 का भूकंप आ जाए, तो इसमें डिस्ट्रॉय पावर 100 गुना बढ़ जाती है, 100 मल्टीपल हो जाएगी डिस्ट्रॉय पावर, विध्वंसात्मक शक्ति, है ना। इसको ऐसे मानिए, अगर किसी रिहायशी क्षेत्र में किसी भूकंप का एपिसेंटर बनता है, अगर वहाँ पर एक बिल्डिंग टूटी है और उसका पाठ्यांक 5 से 6 हो जाता है, 1 बढ़ता है, तो उसमें 1 को आप 100 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 बिल्डिंगें टूटेंगी उसमें, है ना। और अगर ये 6 से 7 हो जाता है, फिर 100 को 100 से और गुना कीजिए, ये 10,000 इसमें इमारतें टूटती हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि रिएक्टर स्केल पर एक पाठ्यांक बढ़ने पर उसकी तीव्रता कितनी बढ़ती है, तो 100 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन हम किससे करते हैं, सिस्मोलॉजी से करते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन ये सिस्मोग्राफ होता है। और जो हम इससे तीव्रता नापते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, वो नापते हैं हम रिएक्टर स्केल से। तो इससे ये काफ़ी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसमें शेयर कीजिए या हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा बहुत अच्छे से, और इसके आप नोट्स बनाते रहिए। देखना अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे की परीक्षा चल रही है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अब ये कोशिश करेंगे कि आपको डेली उसमें वीडियोज़ मिलती रहें। दरअसल मुझे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, तो कभी पहले नहीं की, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।